अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार नमस्कार मनविंदर जी, आभार आपका बुलाने के लिए। अनुपम जी, अखिलेश यादव अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी दौरों के जरिए अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हम शुरू करते हैं बहरीच की घटना से, जहां ऑपरेशन लगड़ा देखने को मिला। और आप भी जान रहे हैं, नेपाल बॉर्डर पे सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हुआ है। उसके बाद से जो इन्होंने रोना शुरू किया है, मतलब ये ऑन कैमरा लिटरली किस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इस एनकाउंटर में इनको एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश में 16,000 या शायद 18,000 ऑपरेशन लंगड़ा हो चुके हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 16 से 18,000 लोगों के एक पैर में गोली मारी गई। उनमें से एक भी शख्स अदालत नहीं गया ये कहने के लिए कि साहब मैं निर्दोष था, मैं बेगुनाह था और मेरे साथ गलत हुआ। ये बहुत बड़ी बात है मनविंदर जी। इतनी बड़ी मात्रा में ये कौन है? ये सब आपको बताएं, चोर, लुटेरे, छिनैती करने वाले, डकैती करने वाले, राजनी करने वाले, हत्या करने वाले, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। इन सब की क्रिमिनल हिस्ट्री। और जाहिर सी बात है, पुलिस ने एक ये तरीका निकाला है। मैं इस पक्ष में, मैं अभी अपने प्रोग्राम घूमता है ना पे कह रहा था कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पुलिस को इतनी ताकत दे दी जाए कि किसी को भी मार के गिरा दे। लेकिन अगर हिस्ट्री शीटर्स को सड़क से उठाकर उनकी एक टांग में गोली लग रही है, तो मुझे पर्सनली इससे बहुत शिकायत नहीं है। ये जो दो लोगों को आज इनकाउंटर हुआ है, इनमें से किसी की जान नहीं गई है। इन दोनों के एक एक पैर में गोली लगी है। ज्यादातर लोग नेपाल भाग गए या भागने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल तक हमारी पुलिस जाती है, अभी भी जा रही है। और दिक्कत वाली बात सिर्फ इसमें है कि जैसे ओवैसी को तो मैं मान सकता हूं कि ओवैसी उतर आया और तुरंत उन्होंने इस एनकाउंटर का विरोध कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव आके कह रहे हैं कि ये तो समाज में टेरर पैदा किया जा रहा है, समाज में भय व्याप्त किया जा रहा है। समाज गुंडा है क्या कि समाज में भय व्याप्त किया? ये जो भय है, ये गुंडों में भय व्याप्त किया जा रहा है, गुंडों में, समाज में नहीं हो रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि साहब, जिस तरह अखिलेश यादव ने, आपने आज तक वो जो गोपाल मिश्रा मारा है, राम गोपाल मिश्रा, उसके लिए एक शब्द सद्भावना का या सहानुभूति का एक शब्द नहीं कहा। शर्म आती है आपको? सिर्फ इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के हाथ मारा। वो जो एक छोटी सी बच्ची जिसका गैंगरेप हुआ अयोध्या में, भदरसा वाला कांड जिसमें मोहित खान और राजू खान ने किया, उसमें आपने उस बच्ची के लिए एक शब्द नहीं कहा, जबकि वो पिछड़े समाज से आती है। शर्म आती है? आप सोचें, सिर्फ इसलिए आप लोग विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं कि साहब इसमें अपराधी मुस्लिम है। मुस्लिम अपराधी होते ही सबकी जुबानें सिल जाती हैं। और अब जब अपराधियों को पकड़ा जा रहा है तो उसके बचाव में आप उतर आए। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मनविंदर जी। और मुझे लगता है कि शायद, अच्छा, थोड़ा सा परेशान भी है। परेशान इसलिए हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव के दौरान ये एक जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह शोभा यात्राओं में लगातार पत्थरबाजी हो रही है, मंदिरों पे हमला हो रहा है, जिस तरह रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, इसको लेके जाहिर सी बात है हिंदू समाज में एक बेसब्री है, एक बेचैनी है, एक किसी हद तक डर है। और इनको लगता है कि जिस हिंदू समाज को हम बहुत सफलतापूर्वक जातियों के आधार पर बांट लेते हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे ऐसा ना हो कि उनको योगी आदित्यनाथ की बात समझ में आ जाए, बटोगे तो कटोगे, और वो एक होकर वोट डालने लगे और तब इनको दिक्कत आ जाएगी। तो इसके चलते विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ममता हो, इन सारे इश्यूज पे इनको दिक्कत आती है। इनको लगता है साहब हमने तो बहुत सफलतापूर्वक हिंदुओं को जातीय के हिसाब से पूरे समाज को बांट रखा है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खास तौर से मुस्लिम समाज की तरफ से हो रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा ना हो कि हिंदू समाज में एक भय का वातावरण आ जाए और वो योगी की बात को फॉलो करने लगे। इसके चलते आपने देखा है कि ऐसे किसी भी कांड पे ये नहीं बोलते जिसमें अपराधी अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज से आता हो, नंबर एक। और नंबर दो, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, जो आज अखिलेश यादव और ओवैसी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पे
लेकिन मुलायम सिंह के दौर में एनकाउंटर क्यों भूल रहे हैं ये? और दूसरी बात ये कि जिस समय राम गोपाल मिश्रा को इस मतलब बेरहमी से मारा गया था, इनके मुंह से, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला। और मुलायम सिंह के टाइम के एनकाउंटर आपको भी याद होंगे। अब मुलायम सिंह के टाइम में जो एनकाउंटर्स हुए नहीं हुए, उससे अलावा मैं आपको बताऊं कि तमाम जी एनकाउंटर्स के बाद भी इस कदर माफिया राज था। मैं तो चूंकि प्रयागराज में रहता हूं और अतीक जी अहमद जी का पड़ोसी हुआ करता था जब तक अतीक अहमद थे, तो मैंने तो साहब इसको बड़े डिटेल में देखा है। और इस कदर एक खौफ का वातावरण हुआ करता था। मैंने तो वो भी देखा है जब अतीक के आदमियों ने एक पुलिस चौकी पे चढ़ के पुलिस वालों को मारा था, और किस तरह वो बचे और किस तरह उन्होंने अपने आप को अंदर किया। तो ये सब जब हम देखते हैं और जब मुझे वो सब याद आता है, तो भाई मुझे उस खौफ का पूरा वातावरण याद है। और देखिए मेरे सामने जो आंकड़े हैं मनिंदर जी, वो बताते हैं कि एनकाउंटर के मामले में मुलायम सरकार नंबर 1 थी, मुलायम सिंह यादव। इन्होंने, आप देखें मेरे पास है, इन्होंने 4 साल की सरकार थी, और इस 4 साल की सरकार में तकरीबन 500 लोगों को पुलिस ने जान से मारा था। एक पैर में गोली नहीं, जान से मारा था। दूसरे नंबर पे मायावती की सरकार रही, जिसमें 5 साल में 261 लोगों की जान गई। और तीसरे नंबर पे अब आप योगी की सरकार देख लें, जिसमें 210 लोगों की जान गई। अखिलेश यादव इसको इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि अखिलेश यादव के 5 साल में केवल 40 अपराधी मारे गए। उनके टाइम में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। तो फिर इसको समझ लें, एनकाउंटर सबसे ज्यादा मुलायम सिंह के टेन्योर में हुए। नंबर 2 पे मायावती, नंबर 3 पे योगी आदित्यनाथ। अगर हम उन एनकाउंटर्स का जिक्र करें जिसमें अपराधियों की जान गई, ऑपरेशन लंगड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, तो जिसमें अपराधी मारे गए, जिन्होंने उसमें जान खो दी, वो सबसे ज्यादा मुलायम सिंह ने कराया, उसके बाद मायावती ने कराया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बने। योगी आदित्यनाथ की तो चलो बात करें, लेकिन ये आपको ध्यान होगा अतीक के लिए क्या कह रहे थे? अरे वो तो नहीं, बड़ी अच्छी से आते एक हैं। चीज और मैं पॉइंट आउट कर दूं, जब हम जी। मुलायम सिंह के 500 एनकाउंटर देखते हैं तो केवल 4 साल में, हम्म। जब मैं मायावती के 261 एनकाउंटर देखते हैं तो 5 साल में, योगी के जो आप 210 एनकाउंटर देख रहे हैं, वो आप ये देखें कि 7 साल में, 7 साल में, वो भी मतलब 7 साल में योगी की पुलिस ने जितने आदमियों को मारा, मायावती की पुलिस ने 5 साल में उससे ज्यादा मार दिया, और मुलायम सिंह की पुलिस ने 4 ही साल में उससे ज्यादा मार दिया। बल्कि मुलायम सिंह का जो एनकाउंटर हुआ, योगी ने 7 साल में जितने लोगों को मारा, उसके 2.5 गुने लोगों को मुलायम सिंह ने 4 ही साल में मार दिया। अनुपम जी, आपको नहीं लगता ये जो इनकी बेचैनी हम देख रहे हैं, ये हरियाणा की जीत है? उससे ये बहुत बौखलाए हुए हैं। नहीं, डेफिनेटली आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा था कि नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण रोक दिया जाना चाहिए और हरियाणा में दोबारा चुनाव कराना चाहिए। ये 20 सीटों पे चुनाव दोबारा कह रहे थे। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? क्या इसका होने की कोई गुंजाइश थी क्या? क्या किसी को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट इनकी शपथ ग्रहण रोक के 20 सीटों पे दोबारा चुनाव आदेश कराएगा? कांग्रेस को भी मालूम था इस पिटीशन को दायर करने से पहले कि इस पिटीशन पे कोई ऐसा आदेश नहीं होगा, डिसमिस हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इस तरह की पिटीशन दाखिल की, सिर्फ एक नायब सिंह सैनी की सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कि सरकार गलत बनी, सरकार फर्जी बनी, सरकार झूठ से बनी, सरकार बेईमानी से बनी। और 2014 से लेके 2024 तक पिछले 10 साढ़े 10 साल में जितनी भी सरकारें भाजपा की बनी और जितने भी चुनाव भाजपा ने जीते हैं, इन्होंने हर चुनाव को फर्जी बताया, गलत बताया। यहां तक कि जो 2014 का चुनाव हुआ था, जो कि खुद कांग्रेस ने कराया था, 2014 का चुनाव कांग्रेस ने 10 साल सत्ता में, 2004 से लेके 2014 तक 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद हार गई, तुम्हारे करे चुनाव में हार गई, तो भी कहा भाजपा ने बेईमानी कर ली। तो अब इसका साहब क्या इलाज हो सकता? सही कह रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं अनुपम जी ये भी डर है, जिस तरीके से योगी, मोदी, मोहन भागवत जी और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी सेम टिप्पणी की है कि सबको इकट्ठा रहना चाहिए। उन्होंने तो बल्कि और
2 कदम आगे जाकर के टिप्पणी की है। हम बात भी कर रहे थे आपसे प्रोग्राम से पहले, तो ये सब चीज़ें भी इनको कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं ना? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि इनके किले बन चुके हैं, वहाँ पर लोकतंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं सर? देखिए, जगदीप धनखड़ साहब का जो बयान था वो सबसे ज्यादा था, सबसे बड़ा था। वो एक संवैधानिक पद पे बैठ के उन्होंने दिया। इनफैक्ट मुझे तो उस बयान का पता भी नहीं था, मैं तो किसी काम में बिजी था और मनिंदर जी आप ही ने फोन करके मुझे बताया था कि जगदीप धनखड़ ने ऐसा बयान दे दिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए उन्होंने तो साफ कमाल की बात कर दी। उन्होंने कहा कि तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पे अब लोकतंत्र का कोई मायने नहीं बचा। पहले से मालूम होता है कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। आप कश्मीर देख लें, आप असम की तमाम सीट देख लें, आप मेवात की 3 सीटें देख लें। मेवात में जो 3 सीटें हैं, अभी देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जीत का मार्जिन सिर्फ 0.8% है। लेकिन अगर मेवात की 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें आप हटा दें तो यही मार्जिन बढ़ के 3% हो जाता है, जो बहुत बड़ा मार्जिन है। ऐसी सीट है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वहां मुसलमान खड़े करने पड़े। वो अलग बात है, भाजपा के मुसलमानों की जमानत जब्त हो गई। कश्मीर देख लें, आप देख लें, धुले सीट है महाराष्ट्र की, लोकसभा में धुले सीट पर चुनाव हुआ। एक लोकसभा सीट में उनके अंदर 5 विधानसभा सीट थी। एनडीए की तरफ से शिवसेना वाली ये शिंदे वाली शिवसेना लड़ रही थी और सामने से कांग्रेस थी। तो साहब 4 सीटों पे शिवसेना क्लियर जीत गई, लंबे मार्जिन से जीत गई। 5वां सीट इस कदर मुस्लिम बाहुल्य था, उस पे इतना वोट पड़ा कि 4 सीटों की लीड भी खत्म हो गई तो कांग्रेस जीत गई सिर्फ एक सीट से, सिर्फ एक सीट से। जगदीप धनखड़ साहब ऐसी ही सीटों का और ऐसे ही चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। और मेरा तो पुराना मानना है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जनसंख्या ही प्रारब्ध है, जनसंख्या ही हमारा मुकद्दर है, जनसंख्या ही हमारा भविष्य है। इसके अलावा वो सिर्फ इतना ही नहीं रुकते, वो तो ये भी याद दिलाते हैं कि साहब कितने देशों में आप देखें पूरा 100% उनका धर्म खत्म हो गया, उनका कल्चर खत्म हो गया। ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, तमाम देश देख लें जहां पर इस्लाम पहुंचा और खत्म हो गया, देश ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट हो गया। भारत से सबसे ज्यादा दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि साहब भारत में 700 साल इस्लामी हुकूमत के बावजूद भारत में आप 100% हिंदू कन्वर्ट नहीं कर पाए। अभी भी इतनी बड़ी मात्रा में है कि बंटवारे के बाद अब जो हिस्सा हमारे पास बचा है उसमें 80% हिंदू है। बल्कि मुस्लिम इलाकों में तो मुस्लिम देशों में कुछ रिसर्च पेपर्स भी आए हैं जहां पे अब ये कहा जा रहा है कि जो इस मुसलमान आए थे भारत में, उनकी गलती ये थी कि वो पर्याप्त मात्रा में क्रूरता नहीं कर पाए, यानी वो ठीक से हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाए, इसीलिए इतने हिंदू बच गए। तो इसके लेके भी गजवा हिंद, बाकी इस तरह की बातें होती रहती हैं। बात सिर्फ इस्लाम की ही नहीं है मनिंदर जी, अगर आप अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में जहां जहां क्रिश्चियनिटी गई वहां वहां सब पूरा सब क्रिश्चियन हो गए, पूरे के पूरे देश। अफ्रीका में देश में मुसलमान भी हैं, अफ्रीका में देश ईसाई भी हैं, और पूरा जिसे कहना चाहिए अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया। तो भारत वो एक वाहिद देश है, वो इकलौता देश है जहाँ पे इस्लाम भी आया और जहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी आई। लेकिन उसके बाद भी हमारे पूर्वजों ने एक सीमा के बाहर इसको बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, और इसके चलते आज भी अगर हम हिंदू बने बैठे हैं तो अपने उन वीर बहादुर पूर्वजों की बदौलत, जो ना डरे और जो ना लालच में आए। मनिंदर जी बहुत खूबसूरत बात कही आपने अनुपम जी। एक लड़के की बात तो हमने कर ली है, यूपी की, दूसरे लड़के की बात करते हैं। तो हरियाणा के चुनाव के बाद इनकी तो जो मोहब्बत की दुकान थी, पता नहीं वहाँ पे शटर गिर गया, क्या हो गया। और 99 सीटें जब आई थी तब तो बहुत हाई वोल्टेज था इनका। इस समय इनका साउंड जो है बड़ा लो कर रहे हैं ये। हाँ, ये बात सच है कि राहुल गांधी इस समय मीडिया से मिल नहीं रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और वो मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं। बल्कि जयराम रमेश के जरिए जो उन्होंने ईवीएम वाली बात उठाई थी, उसको खुद राहुल गांधी नहीं कहा उन्होंने, वो कहने से उन्होंने संकोच किया, क्योंकि जैसे ही चुनाव का नतीजा आया वैसे ही इंडी गठबंधन के जितने लोग थे सब के सब कांग्रेस और राहुल गांधी पर टूट पड़े। सबसे पहले आपने देखा शिवसेना का ही बयान आ गया कि आपके अहंकार की हार है,
केजरीवाल का बयान आ गया, अब आम आदमी पार्टी का कि आपका अहंकार था, ममता बनर्जी के पार्टी से वो जो गोखले हैं सांसद, उनका बयान आ गया, आपका अहंकार है। समाजवादी पार्टी ने तो उसके तुरंत बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है और जिसमें कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, उन्होंने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार ही डिक्लेयर कर दिए। बल्कि आप ये देखें कि जो उमर अब्दुल्ला जिसके साथ अभी आपने कश्मीर में चुनाव लड़ा है, उनका भी हम्म। यही बयान आया कि फालतू की बातें ना करें कांग्रेस, और उनको हम्म। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, वो सब बेकार था। उनको इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आपने देखा कि अखिलेश यादव भी उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनका 1 या 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ओंकार, ये क्या नाम, उमर अब्दुल्ला के साथ जब सरकार बनी तो साहब ये 2 कैबिनेट सीट मांग रहे थे और उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया हम 1 से ज्यादा नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, पर कांग्रेस को देने से मना कर दिया। तो वहां पे सरकार में शामिल ही नहीं हुए, ये अपना कुंठा में चले गए। तो जब चारों तरफ से आप अपने गठबंधन के साथियों से ही परेशान हो, सारे लोग आप पे हमला कर रहे हो, फिर बात फिर गठबंधन तक भी नहीं रह गई। मनविंदर जी, आपने देखा कि कांग्रेसियों ने हमला कर दिया। आपने देखा कि वो जो अजय यादव हैं, जो कि इनके पिछड़ा वर्ग के जो इनका पिछड़ा वर्ग का सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जी। हमला कर दिया सीधे राहुल गांधी पे के राहुल गांधी और कांग्रेस तो साहब वहां पिछड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है। और कांग्रेस के अंदर से वेणुगोपाल जो राजीव राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं, उन पे आरोप लगने लगे कि उन्होंने हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना दिया। बल्कि एक महिला के साथ उनकी पिक्चर आने लगी कि जिसको बताया गया कि 2 बार के एमएलए का टिकट काट के उसे दिया गया, और जब नतीजा आया तो वो महिला चौथे या 5वें स्थान पे थी। तो उनको अय्याश कह दिया गया और कहा गया कि उन्होंने हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बनाया। तो कुल मिलाकर जब अंदर से रिवोल्ट हुआ, बाहर से तो इंडी गठबंधन से तो हुआ ही, भाजपा को तो आप भूल ही जाए। जो इंडी गठबंधन के जो आपके गठबंधन, जो आपके घटक दल थे, जो आपके सहयोगी दल थे, उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर से हमला हो गया, और अंततः सुप्रिया श्रीनेत को ये वीडियो बनाना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि साहब जीत हार लगी रहती है और आप कृपा करके कांग्रेसियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने नेतृत्व पे हमला ना करें। तो जब साहब आप चुनाव भी हार गए, आपके सहयोगी भी आप पे हावी हैं, आपको सरकार में भी शामिल नहीं किया, आपको सीट भी नहीं दे रहे हैं यूपी में, और कांग्रेस के अंदर से भी जब विद्रोह हो गया, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी मायूस हैं, और वो इस समय किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से भी नहीं मिल रहे हैं। और जो इसको हरियाणा को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने ईवीएम की बात नहीं कही। उन्होंने कहा हमारे पार्टी के लोगों ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट पार्टी के ऊपर रखा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जब पार्टी के टिकट बट रहे थे उस समय वो विदेश क्यों चले गए, हुड्डा के भरोसे छोड़ के। राहुल गांधी को बताना चाहिए जब यहाँ काउंटिंग हो रही थी वो फिर क्यों विदेश चले गए। तो आपको अगर साल में 65 बार विदेश जाना है और उसके बाद आप दूसरों को दोष देते हैं कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है, आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें। मनविंदर जी, सही कह रहे हैं आप। और विदेशी दौरे की आपने बात की है तो अचानक से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। आप ट्रूडो के बयान देख रहे हैं, आप इनके बयान देख रहे हैं, पन्नू के बयान देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कनाडा का चक्कर मार के आए हैं, तभी ये सब चीजें जो है एकदम से फ्लोरिश हो गई हैं। क्या फिर से ये डीप स्टेट से हेलो हाय करके आए हैं? देखें, डीप स्टेट से इनकी गुफ्तगू तो सामने आती ही रहती है, और अब इस तरह की भी बात आ रही कि जिसके जाते ही कनाडा से जिस तरह हमारी तलखी बढ़ गई। हालांकि कनाडा से तलखी बढ़ने के लिए राहुल गांधी को क्या ही दोष दें, वहां पे तो ऑलरेडी एक कॉमेडियन प्राइम मिनिस्टर है, जस्टिन ट्रूडो। और राहुल गांधी देश विरोधी तमाम तत्वों से मिलते रहते हैं, उनको बढ़ावा देते रहते हैं, हौसला देते रहते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को आप देखें कि कनाडा में जो उन्होंने जो आरोप लगाए भारत सरकार पे आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर, उसको लेकर कनाडा में एक जांच समिति बैठी, एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, और उस इंक्वायरी कमेटी में जस्टिन ट्रूडो ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आप सोच के देखें कितनी शर्मिंदगी की, कितनी बेवकूफाना बात है कि साहब आप कह रहे हैं कि बिना सबूतों के, बिना ठोस सबूतों के आपने भारत जैसे देश से अपने संबंध खराब कर लिए। और आपने कहा कि मुझे यहाँ से और 5 आइज से मुझको सूचना मिली, पर सूचना आपको कहाँ से मिली? ये पोल आतंकवादी पन्नू ने अमेरिका में खोल दी। उन्होंने कहा मेरे और जस्टिन ट्रूडो के पिछले 3 साल से बड़े क्लोज संबंध हैं, और उनके पास जितनी जानकारी है वो मैंने दी है। आप सोचें, ये आतंकवादी पन्नू की जानकारी पे भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से संबंध खराब करके बैठे हैं। मेरा मानना है कि देश में तमाम जगह, दुनिया में तमाम जगह इस समय विदूषक यानी कॉमेडियंस सत्ता में बैठे हुए हैं।
यूक्रेन में तो आप जो जानते हैं जेलेंस्की थे, वो तो प्रोफेशनल कॉमेडियन थे, अब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने। यूक्रेन का क्या हाल किया, भारत में हमने भगवंत मान को बना दिया है। और जस्टिन ट्रूडो वैसे प्रोफेशनल कॉमेडियन तो नहीं है, पर राजनीति में उनको कॉमेडियन के तौर ही पे देखा जाता है। हमारे अपने देश में एक साहब ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कॉमेडियन नहीं है, पर राजनीति में उनको भी कॉमेडियन माना जाता है। जी, जी, सही कह रहे हैं। सर, आपने थोड़ा-सा टच किया है जम्मू कश्मीर को, लेकिन वहाँ पर इंडी ब्लॉक की जो तस्वीर हमने देखी, वो तो बड़ी बेकार सी दिखाई दी। ना केजरीवाल पहुँचे, ना ममता दिखाई दी वहाँ पे। तो उनका वो सीन कैसे देखते हैं आप? आई मीन इंडी जब ब्लॉक का अब क्या हश्र होने वाला है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन का रोल क्या है? जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी गई थी चुनाव लड़ने, नोटा का 1/10 वोट मिला। अखिलेश यादव किस मुंह से गए थे वहां, मैं यही नहीं समझ पाता। नोटा को जितने वोट मिले उसका भी 10th पार्ट, उसका 1/10 समाजवादी पार्टी को मिला। ममता ने तो लड़ा ही नहीं। केजरीवाल को एक सीट मिल गई, अच्छा जो एक सीट मिली उनको डोडा में, उसके लिए वो चले गए, पर यहां नहीं गए। तो कश्मीर में कहीं ना कहीं वहां तो सिर्फ एकदम एक मजहबी लाइन पे वोट पड़ता है। सबको अपनी औकात मालूम है, सबको मालूम है कि भाई केजरीवाल को दिल्ली में मुस्लिम वोट मिल सकता है, समाजवादी पार्टी को यूपी में मिल सकता है, लालू यादव को बिहार में मिल सकता है, ममता को बंगाल में मिल सकता है। लेकिन साहब, जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम पार्टी मौजूद है वहां आपको वोट क्यों मिलेगा? वहां तो मुसलमानों के वोट मुसलमानों को ही जाएंगे। तो ऐसे में कश्मीर में इंडी गठबंधन का कोई रोल ही नहीं है। अगर ये चाहते, इसका क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला, देखिए उन्होंने राहुल गांधी से क्यों गठबंधन किया? राहुल गांधी से उन्होंने इसलिए गठबंधन किया कि उनका गठबंधन महबूबा मुफ्ती से बड़ा नजर आने लगा, लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा हुआ। मैं आज भी कहता हूं कि जो अब्दुल्ला फैमिली है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फैमिलीज ऑफ कश्मीर। कश्मीर में बड़ी ज्यादा नफरत है इनसे। उनको सिर्फ इसलिए वोट मिला कि कोई लगा कि साहब राहुल से और कांग्रेस से गठबंधन है, ये साहब रोक लेंगे मोदी को और भाजपा को और वगैरह वगैरह। तो इसके चलते इनको वोट मिला। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती क्यों हार गई? क्योंकि उनके ऊपर एक धब्बा लग गया था कि उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, और अभी हाल में बनाई थी। तो हालांकि भाजपा के साथ किसने नहीं सरकार बनाई है, सबने। बल्कि उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हुए हैं, वो पहली बार मंत्री कब हुए? अटल बिहारी की सरकार में राज्य मंत्री हुए थे। उन्होंने भी तो शुरुआत भाजपा से की थी, पर चूंकि महबूबा मुफ्ती ने अभी हाल में की तो उनसे लोग नाराज थे। तो इंडी गठबंधन का तो कोई रोल ही नहीं है ना मनविंदर जी कश्मीर में। मिल्कीपुर पे हाईकोर्ट का उन्होंने साफ कर दिया है कि 9 सीटों के साथ वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। अब इस पे भी बड़ी राजनीति हो रही है। अब देखिए, मिल्कीपुर वाला केस पहले भी टूडला में एक बार हो चुका था, जब जहाँ पे रोज चुनाव इसलिए रोक दिया गया था कि हाईकोर्ट में पेंडिंग था। हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था। मिल्कीपुर सीट अपने आप में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ लड़ते थे और यहाँ से अवधेश प्रसाद। पिछले 3 चुनाव में 2 बार उसमें अवधेश जीते और 1 बार भाजपा बाबा गोरखनाथ जीते। तो उनका कहना था कि अवधेश प्रसाद ने जो अपना हलफनामा फाइल किया है वो गलत है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उसको लेके वो इलेक्शन पिटीशन में गए हुए थे और उसमें काफी सुनवाई भी हो गई थी, काफी नोटिस वगैरह भी हो गई थी। लेकिन अभी बाबा गोरखनाथ ने वो मुकदमा वापस ले लिया है, जबकि उनको लगा कि साहब एक जगह चुनाव ही रुक गया। मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जिसको योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में ले रखा है और खुद उसमें इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है चुनाव आयोग सारी सीटों पर एक साथ ही करा दे। सही कह रहे हैं सर। चलते-चलते अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद को फिर से ईमानदार बताने के लिए एक पासा फेंका है। एक फर्रा उन्होंने दिल्ली वासियों की दहलीज पे ड्रॉप करवा रहे हैं, जिसमें वो अपनी सफाई दे रहे हैं। कितना फायदा मिलेगा इनको? मुझे मालूम नहीं, आप बता रही हैं, मुझे तो इस खबर की जानकारी भी नहीं मनविंदर जी। लेकिन अगर उनको घर घर जाके सफाई देनी पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को, तो आप खुद ही समझ लें कि केजरीवाल खुद को बेईमान मान रहे हैं, या कम से कम इतना मान रहे हैं कि दिल्ली वाले उनको बेईमान समझ रहे हैं, तभी तो घर घर सफाई दे रहे हैं। वरना उनको सफाई देने की जरूरत क्या थी? और हरियाणा में उनका जो हाल हुआ, केजरीवाल दुनिया में घूम रहे हैं, हरियाणा जो उनका गृह प्रदेश है, जो उनका होम स्टेट है, होम टाउन है जहां उनका, वहां पे उन्होंने कहा था कि ईमानदारी के नाम पे वोट डालो। ईमानदारी के नाम पे वोट पड़ गए और केजरीवाल 1.25% में सिमट गए। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जिस समय हरियाणा में चुनाव हो रहे थे,
तो ये हरियाणा से बीच में से भाग के आ गए थे, क्योंकि इन्होंने एक दिल्ली में सर्वे करवाया। उस सर्वे में जो पिक्चर क्लियर हो रही है उसमें ये इनका पत्ता साफ है। अब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, मतलब पूरा एक जोर लगा दिया है। चिट्ठी पत्री का जो इन्होंने शुरू किया है ना, दहलीज पे वो ड्रॉप करवा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है, उसी का रिपरकशन है। तो ये अपनी जीत को लेकर के पूरे मतलब हर पासा फेंक रहे हैं, और अपने जो इनकी टीम है सबको इन्होंने लगाया हुआ है। और जाहिर दिल्ली सी तो बात है, मैं तो लगातार कह रहा हूँ केजरीवाल बहुत भयभीत है, केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं, केजरीवाल परेशान है क्योंकि उनको लग रहा है कि दिल्ली जहां से उनका अस्तित्व है, उन्हें मालूम है कि पंजाब में उनको नहीं लौटना है, दिल्ली है जो उनको 2 बार वापस लौटा के लाई है। केजरीवाल का डर साफ नजर आ रहा है, तमाम रैलीज में नजर आ रहा है। जैसे वो सड़कों को बनवाने की बात कर रहे हैं, 3 महीने में वो उन सड़कों को बनवाने की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने 9.5 साल में उपेक्षित छोड़ दिया था। ऐसे में केजरीवाल का डर एकदम साफ है, वो पर्चे भी बंटवा रहे हैं, सर्वे भी करवा रहे हैं, हरियाणा चुनाव भी छोड़ के भाग आए, आप ही बता रही हैं। तो केजरीवाल के लिए आने वाला चुनाव बहुत करो या मरो वाला चुनाव होने वाला है। मनविंदर जी, अनुपम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।